गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। तो हम लोग आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। मैं हूं सचिन रावल और हम लोग सीख रहे हैं चैप्टर नंबर 10, मतलब कि हमारी सी लैंग्वेज जो मैंने आप सबको कही थी। हमने फ्लो चार्ट देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। आई होप आप सबने वो फ्लो चार्ट अच्छे से देखे होंगे। और अब हम फाइनली आ गए हमारे सी लैंग्वेज पे। अब सी लैंग्वेज का जो ये लेक्चर है, ये चालू करने से पहले मैं आप सबको थोड़ी बहुत चीजें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आप सबके पास घर में जिनके पास कंप्यूटर लैपटॉप अवेलेबल है, तो वो लोग का क्या होगा कि विंडोज ही होगा। मतलब घर पे विंडोज 7 होगा, विंडोज 10 होगा, विंडोज 13 होगा, 8 होगा, वैसे ही उनके पास होंगे। क्योंकि अभी जो फेमस मार्केट में चल रहे हो विंडोज के वर्जन ही चल रहे हैं इसके लिए। और हमारे जो बुक के अंदर है वो सॉफ्टवेयर कौन सा है, वापस से उबंटू वाला। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने सी के लिए जो फेमस सॉफ्टवेयर है जो सबसे पहले बना था, जिसके अंदर सी के प्रोग्राम होते हैं, वही सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके आपको समझा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज उसी के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे। क्लियर? तो अब जितने भी चैप्टर है आगे 10 से लेके 16 तक जितने भी चैप्टर है हमारे, वो सारे चैप्टर में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगे नहीं कंफ्यूजन कि बुक के अंदर कुछ और दिया हुआ है और मैं कुछ और सिखा रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं ये बात सबसे पहले प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाने से पहले आपको ये चीज मैं बता दे रहा हूँ, तो वो आपके माइंड में हमेशा क्लियर रखना। सेकेंड चीज, अब ये जो प्रोग्राम्स है, सी प्रोग्राम करने के बहुत सारे 2-3 तरीके हैं। ओके, हम जो इजीएस्ट आप सबको पढ़े वो तरीका मैं फॉलो करूंगा। ट्राई करूंगा कि बुक के अंदर से सारी चीजें कंसेप्ट कर सकूं और उसे बुक के अंदर से ही सारी चीजें आपको समझ में आए। ओके, बट कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको इजी पड़े जो चीज, वो मैं आपके लिए करवाऊंगा और उस हिसाब से हम आगे प्रैक्टिकल में आगे बढ़ेंगे। ओके, जो चीज इंपॉर्टेंट है हम वही चीज लेंगे, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम वहां पे ड्रॉप करके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ड्रॉप का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, पर उसका मतलब ये होगा कि वो सॉफ्टवेयर बुक के अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी चीज है और हमें यहाँ पे अलग से सीखनी है। आपको इंपॉर्टेंटली सबसे पहले जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाता है आपको उसके एमसीक्यूज लर्न कर देने हैं। एमसीक्यूज टिक करके उसको लर्न करना स्टार्ट कर देना। ओके, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड ही है, तो आपको एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको करने हैं। क्लियर? सेकेंड चीज, आपको प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस आप जैसे मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा वैसे ही आप सबको करनी है। ओके, ये 2-3 चीजें आप ध्यान में रखना। क्लियर? अब सबसे पहले आप लोग जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, गूगल पे जाके आप लिख दोगे टर्बो सी, आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर दिख रहा है। मैंने 2 जगह पे प्लेस करके रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा अच्छे से याद रहे। ओके, आपको क्या करना है, टर्बोसी पे टर्बोसी लिखोगे, टर्बोसी प्लस प्लस लिखोगे चलेगा, टर्बोसी लिखो तो भी आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। ये आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको ऐसे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना देना है। ओके, आपको ऑप्शन आएगा जैसे आप डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करोगे, इंस्टॉलेशन में लास्ट ऑप्शन होगा क्रिएट एज अ डेस्कटॉप आइकन, तो आपको वहां पे डेस्कटॉप आइकन पे उस पर टिक कर देना है, तो ऐसे डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बन जाएगा। ओके, क्लियर? हमको इसी सॉफ्टवेयर में काम करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सॉफ्टवेयर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सबके पास, मुझे पता है, विंडोज ही होगा। किसी के भी घर में मोस्ट प्रोबेबली 90 into 100 में से 90% लोगों के घर में विंडोज ही चलता है। ओके, कोई कोई ऐसा प्रेफर करता है कि वो उबंटू के अंदर काम करे, राइट? तो इसके लिए आप सबको भी क्या करना है कि टर्बो सी या टर्बो सी प्लस मतलब कुछ भी दोगे आपको ऐसा सॉफ्टवेयर मिलेगा, इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप ऐसे डबल क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से खुलेगा। ओके, यहाँ पे आपको टिक करने का ऑप्शन आएगा कि आपको फुल स्क्रीन चाहिए कि नहीं। ओके, तो आप फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे टिक कर देना। अब सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर चालू करने से पहले जैसे आप ये सॉफ्टवेयर यूज करोगे, आपका कंप्यूटर के अंदर आपको लगेगा कि प्रॉब्लम हो रही है। ओके, पर वो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो सॉफ्टवेयर में इशू है। इसकी वजह से जब से सॉफ्टवेयर बना है तब से वो इशू है। क्या इशू आएगा वो अभी से बता देता हूँ। आपका जो माउस होगा, मतलब आप जो काम कर रहे हो, अगर आपके पास अगर एक्सटर्नल माउस है तो, या अपने लैपटॉप है उससे यूज कर रहे हो, तो आप एक आध 2 प्रोग्राम करोगे आपका माउस क्या हो जाएगा, वर्क करना बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो आपको कीबोर्ड से वर्क करना पड़ेगा, वो आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट्स याद रखनी पड़ेगी। क्लियर? ये आप चीजें मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। आगे फिर मैं प्रोग्राम करता जाऊंगा, वो चीज आपको मैं नहीं बताऊंगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये कैसे करें। 1-2 प्रोग्राम करोगे, माउस बंद हो जाता है, तो 2 ऑप्शन है, आप कीबोर्ड का यूज कर सकते हो और प्रोग्राम सेव करके ये सॉफ्टवेयर को बंद करके फिर से स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर आप जो प्रोग्राम कर रहे हो आपने सेव नहीं किया है और फिर आप डायरेक्टली बंद कर दोगे, तो आपने जो प्रोग्राम किया होगा 2, 4, 5 जितनी भी लाइन आपने लिखी होगी
वो क्या हो जाएगी, लॉस्ट। वो आपको फिर से करनी पड़ेगी, फिर से टाइप करनी पड़ेगी। इसके लिए बेटर क्या है हमारे लिए कि हम पहले से ही क्या उसको सेव करके चलिए। ओके, क्लियर? ये चीज शॉर्टकट आपको याद रख लेनी है। सेव करने के लिए शॉर्टकट है F2, आपके कीबोर्ड में बटन होगा F2, आपको शॉर्टकट यूज करना है। 2 बार F2 दबाना है, फिर Y दबाना है, मतलब गेस के लिए ऑप्शन पूछेगा, Y दबाना है, तो आपका जो प्रोग्राम है वो सेव हो जाएगा। अब वो मैं यहाँ पे भी करके दिखा रहा हूँ। ओके, अब सबसे पहले हम प्रैक्टिकल के हिसाब से थियरी पढ़े तो बेटर रहेगा, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो आप लोग पेज नंबर 192 जो आपका है वो ओपन करो। हम प्रोग्राम 193 पे जो पहला प्रोग्राम है वो करने जा रहे हैं। ओके, एक सिंपल मैसेज टाइप करना है। मैसेज टाइप करने के लिए भी क्या करना है वो मैं सिखाते सिखाते आपको बता रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर चालू कर दिया। आप लोग चले जाओ पेज नंबर 193 पे, जहाँ पे पहला प्रोग्राम लिखा हुआ है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी प्रोग्रामिंग यूजिंग स्किट। ओके, हम स्किट सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं टर्बो सी स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे स्टार्ट करूंगा आपके कंप्यूटर में भी ऐसे 1-2 मिनट के लिए होगा, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। ओके, आपको फुल स्क्रीन मोड जो वाला मैंने ऑप्शन कहा था वो आपको ऑन ही रखना है। ओके, आप ऑन नहीं रखोगे तो क्या होगा कि वो आपको इस तरीके से दिखेगा। ओके, यहाँ पे जैसा दिख रहा है आपको ऐसी स्क्रीन में दिखेगा। सपोज किसी कोई फुल स्क्रीन मोड करना भूल गया और ऐसी आधी स्क्रीन में आ रहा है तो उसको क्या दबाना है, अल्टर एंटर। क्या दबाना है, अल्टर एंटर। अब देखो यहाँ से मैं करता जा रहा हूँ, मैंने दबाया अल्टर एंटर तो आ गया मेरी फुल स्क्रीन। अब सबसे पहले हम इसको सेव करेंगे। अभी देखो मेरा माउस अभी चल रहा है यहाँ पे, आप सबको दिख रहा होगा मेरा माउस। पर सपोज आपका माउस नहीं चल रहा है तो आपको यहाँ पे शॉर्टकट दिख रहा होगा F2 सेव के लिए, आपको F2 दबाना है। ओके, अब F2 दबाओगे फिर आपको उसको सेव करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे पहला प्रोग्राम करूँ तो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा 1.c। ओके, हम उसको कहाँ सेव कर रहे हैं, प्रोजेक्ट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कहीं और सेव करना है तो आप यहाँ से उसकी जगह फाइंड कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बिन के अंदर सारे प्रोग्राम मेरे सेव करना चाहता हूँ तो मैंने बिन के अंदर यहाँ पे क्या किया, ओके किया। फिर से देखो वापस स्टेप बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेंगे, आपको सपोज जहाँ पे भी सेव करना है आप बिन के अंदर सेव करो मेरे सेशन के हिसाब से। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे 5 बन जाएगा। लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग क्या करते हैं, फाइल में जाके सपोज सेव या सेव एज में गए, अब सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि भाई 1.c। ओके, अब वो देखेंगे नहीं कि कहाँ से हो रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया, वापस से वो शॉर्टकट नहीं करके आपको दिखा रहा हूँ कि बैक करो, यहाँ से बिन में चले जाओ। ओके, बिन में जाने के बाद यहाँ पे स्लैश के बाद यहाँ स्टार है, उस स्टार को हटा दो और बंद कर दो। फिर .cpp है, उसकी जगह c रखो तो भी चलेगा, cpp रखो तो भी चलेगा। ओके, जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे आपका प्रोग्राम का नाम आ जाएगा। प्रोग्राम का नाम आ जाएगा, यहाँ से हम प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ से प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। पहली लाइन मैंने लिखी इंक्लूड studio.h। अब studio.h ये क्या है, ये हेडिंग फाइल है। ये हेडिंग फाइल होनी बहुत जरूरी है। विदाउट हेडिंग फाइल क्या होगा कि प्रोग्राम होगा नहीं। ओके, फिर मैं लिखता हूँ इंटीजर में, इसको मेन क्लास कहते हैं। इसके बिना प्रोग्राम स्टार्ट होता नहीं है। और अगर मुझे कोई भी मैसेज प्रिंट करवाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ। ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, डबल कोट्स किया और यहाँ पे मैंने लिखा वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, आई थिंक मैंने यहाँ पे लिखा है रेड कलर, किसी को जल्दी शो नहीं कर रहा है तो देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है इसलिए मुझे अच्छा लगता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये कलरिंग मोड में आता है। ओके, क्या आता है, ये पूरा सॉफ्टवेयर कलरिंग मोड में। अगर आप देख सकते हो तो हेडर का अलग कोड है, इंटीजर में लिखा है तो व्हाइट कलर में, मेन लिखा है तो ग्रीन कलर में। अब ये जो लाइन लिखी है पहले इन सबका मीनिंग बता देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इंक्लूड studio.h ये क्या करता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट ये सपोर्ट करता है। अब मुझे सी प्रोग्राम में सबसे पहले को प्रोग्रामिंग करनी है तो मुझे हेडिंग लिखनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि अगर सिंपल भाषा में कहूँ, आप लोग अपना ऐसे लिखते हो, लेटर लिखते हो, आप हेडिंग लिखते हो, सब्जेक्ट लिखते हो, वैसे ही हम हेडिंग लिखेंगे तभी जाके वो सपोर्ट करेगा सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद हमको लिखना है इंटीजर मेन। इसका मतलब क्या है कि मैं मेन प्रोग्राम के अंदर सारी चीजें कर रहा हूँ। मेन के अंदर हम जो भी चीज करेंगे वो वहां पे प्रिंट होगी और वो वहां पे रन होगी। अब इंटीजर मेन है, ये बाय डिफॉल्ट किसका क्लास, मतलब कि सी प्रोग्रामिंग का मेन फंक्शन है। हम हमारे फंक्शन भी बना सकते हैं अगर हमें बनाने हैं तो। ओके, पर अभी हम पहले किस में काम करेंगे, मेन फंक्शन में ही काम करेंगे जो बाय डिफॉल्ट बनाया हुआ है। हम इंटीजर मेन लिखेंगे, उसके अंदर मैंने मैसेज लिखा वेलकम टू द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और रिटर्न 0। मतलब कि अगर मेरे प्रोग्राम में कहीं भी प्रॉब्लम है तो रिटर्न क्या आना चाहिए, 0, मतलब कि कुछ भी रिटर्न आना चाहिए नहीं। ओके, अब मैं इसको रन कर सकता हूँ। रन करने के लिए भी देखो यहाँ पे ऑप्शन है रन का। अगर आपको फिर से मैं बता रहा हूँ कि माउस टक हो गया, आपने प्रोग्राम सेव किया हुआ है और आपको रन करके देखना है तो आप कंट्रोल F9 दबाओगे। यहाँ पे शॉर्टकट के लिए ये कंट्रोल F9, तो
प्रोग्राम है आपका वहां पे रन हो जाएगा। ओके, अब सपोज देखो जैसे कि अब मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा माउस यहाँ पे ऑटोमेटिकली बंद हो गया, तो मैं यहाँ से कंट्रोल F9 कर सकता हूँ। अगर स्टक हो गया तो मैं F2 करके इसको यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। सेव हो गया। ओके, अब मैं इसको फिर से यहाँ से सेव कर दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ, अभी यहाँ पे रन नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरा जो रिटर्न 0 है ये यहाँ पे ऐसे आ रहा था, हम इसको निकाल सकते हैं और फिर इसको रन कर सकते हैं प्रोग्राम को। ओके, और यहाँ सब ऐसा कुछ हो रहा है तो हम क्या करेंगे, देखो माउस मेरा नहीं चल रहा है तो मैंने इसको सेव किया। अब मैं इसको सेव करके इसको मैं यहाँ से अल्टर और टैब दबा के मैं दूसरी टैब पे जाने की ट्राई कर सकता हूँ। यही चीज आपके साथ भी होगी जब भी आप करोगे तब। ओके, ये यहाँ पे मैं दूसरी स्क्रीन में आ गया, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दिया, इसको एक दो बार मैं रिफ्रेश कर दूंगा कि चलो मैं रिफ्रेश कर दिया। ओके, अब फिर से मुझे ओपन करना है, टर्बोजी में ओपन करूंगा, टर्बोजी ओपन करके स्टार्ट हो जाने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से फाइल में चला जाऊंगा, फाइल में जाके ओपन में जाके 1.c है इसको ओपन करूंगा। ओके, अब इसको मैं रन करूंगा, ये रन होता है कि नहीं, यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। ओके, इसको हम रिटर्न 0 लिखेंगे। अब इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है। ओके, अब हम देखेंगे प्रोग्राम रन क्यों नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ चीजें बदल के देखेंगे। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे मैं और एक हेडिंग फाइल ऐड करता हूँ, यहाँ पे conio.h जो आपकी बुक में नहीं दी है, मैं यहाँ पे अपने साइड से ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको रन करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये रन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं लिखूंगा void में लिखूंगा और यहाँ पे रिटर्न 0 की जगह पे मैं लिखूंगा ch। ओके, अब मैं इसको रन करूंगा, ये प्रोग्राम रन हो गया, बहुत बार रन हो गया है यहाँ पे। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, clr clear string। ओके, आप टेंशन मत लो, मैं आप सबको ये सारी चीज पहले एक्सप्लेन करूंगा फिर ही रन करूंगा, वरना सोचोगे सर आपने बहुत कुछ लिख दिया पता नहीं चला। अब देखो सी प्रोग्राम डिपेंड अपॉन द सॉफ्टवेयर कैसे कैसे चलता है। ओके, अब यहाँ पे टर्बोसी के अंदर जो रिटर्न और इंटीजर वाला फंडामेंटल है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ रीजन से वो नहीं भी चलते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करेंगे, वॉइड लिखेंगे इंटीजर की जगह वॉइड मेन। ओके, और रिटर्न 0 की जगह हम लिखोगे गेट ch और राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट खत्म। ओके, हम ये कर सकते हैं और उसको सपोर्ट करवाने के लिए हमने और एक हेडर फाइल अंदर ऐड की है conio.h। अब सी प्रोग्राम में कैसा है कि हमें जितने प्रोग्राम करने हैं तो हर एक चीज के लिए मुझे ऐसे सपोर्टिंग हेडर ऐड करना पड़ता है। मेन हेडर कौन सा है, stdi.h, जो आप सबको पता है, आपको लिखना ही है। सेकंड हेडर हम जो कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं अभी, conio.h, ये आपकी बुक के अंदर नहीं है, पर मैं यहाँ पे उसको सपोर्ट करवाने के लिए, किसको, void main को और get ch को, इनको सपोर्ट करवाने के लिए मैंने क्या लिया है, वो हेडर लिया हुआ है। तो ये हेडर हमने ले लिया, इस हेडर से क्या हो जाएगा, वो प्रोग्राम इजीली रन हो जाएगा। और एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है clr scr, जो आप सबको दिख रही होगी, मैंने यहाँ पे clr scr लिखी है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, clr scr से होता क्या है एक्चुअली कि जो है स्क्रीन क्लियर, इसका फुल फॉर्म ही वही है clr scr का कि क्लियर द स्क्रीन। टर्बोसी के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं वो रन हो जाता है, हमें दिखता नहीं है पर वो वहां पे डिस्प्ले में रहता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्रीन पहले क्लियर करेंगे, फिर हमारा जो रिजल्ट है वो पहली लाइन से हमें दिखना चाहिए। मैं एक प्रोग्राम अभी ये रन कर रहा हूँ विदाउट मतलब clr scr को यूज करके, फिर हम प्रोग्राम यूज करेंगे जो रन करूंगा clr scr के बिना करेंगे, तो आपको एक्चुअली आइडिया आ जाएगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो मैंने लिखा था वही आ गया, सी वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेरा मैसेज आ गया। ओके, अब मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और इसको मैं निकाल देता हूँ clr scr। ओके, मैंने इसको निकाल दिया, सिंपल ये निकल गया। अब मैं इसको वापस से रन कर रहा हूँ कंट्रोल F9 करके, 2 बार आ गया। अब मैं वापस से रन कर रहा हूँ, 3 बार आ गया, मैं वापस से रन कर रहा हूँ, 4 बार आ गया, वापस से रन कर रहा हूँ, 5 बार। आप सब देख सकते हो मैं जितनी बार प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ उतनी बार वो आ रहा है। अब ऐसा आउटपुट आने के पीछे रीजन यही है कि टर्बोसी के अंदर हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो क्या होता है, उसका जो पुराना जो रिजल्ट है वो स्टोर ही रहता है। वो कैसे निकलता है, clr scr से कि क्लियर स्क्रीन हो गए तभी वो निकलता है, बाकी वो स्टोर ही रहता है। तो हम क्या करेंगे, फिर से clr scr। ओके, अब मैं रन करूंगा, देखो वापस से मेरा प्रोग्राम सही से आ गया। क्लियर, ये चीज आप सबको ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ सबके लिए, क्योंकि ये बुक में नहीं होगा, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए तो ये लिख दो या फटाफट से फोटो ले लो ताकि हम आगे बढ़ सके।
ओके तो आई थिंक ये आप लोगों ने फोटो ले लिया होगा, लिखना होगा तो पॉज करके आप लिख भी सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं, उसी के नीचे और एक प्रोग्राम है जो करने लायक है। आप लोग देख सकते हो वहां पे कि वहां पे लिखा हुआ है कि वहां पे फ्लोट है, रेडियस है, ओके, और वो रेडियस ढूंढ रहे हैं वहां पे, ओके। तो वहां पे हम वो प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, उस प्रोग्राम को अगर आपको करना है तो आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ओके। आपको सर्कल का ऑर्डिनेट ढूंढना है तो आपको मेनली क्या करना है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले जहाँ पे वर्ड में लिखना है, इंटीजर में की जगह पे ये दोनों हेडर लिखना है, फिर फ्लोट लिखना है, रिटर्न जीरो की जगह आपको क्या लिखना है, गेट से। पूरा का पूरा प्रोग्राम आप लिख सकते हो। आपको मेनली क्या बदलना है, खाली जहां पे इंटीजर में दिया है वहां वर्ड में, और जहां पे रिटर्न जीरो दिया है वहां पे आपको गेट से यूज करना है। सीएल और एससीएल आपको एग्जैक्ट नीचे, मतलब कि मैंने प्रिंट के लिए लिखना स्टार्ट किया, वहां से आपको वो फ्लोट, प्रिंट, स्कैन वो सब आपको लिखना है, ओके। अब ये प्रोग्राम क्या करता है ये मैं आपको बता देता हूँ, उसकी प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है। सबसे पहले वहां पे क्या लिखा है, एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस की वैल्यू लिखाएंगे, उसको स्कैन कराएंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस की वैल्यू कौन लिखेगा, हम लिखेंगे जब प्रोग्राम रन होगा तब। तो जब प्रोग्राम रन होता है तब हम कोई भी वैल्यू मैं लिखूंगा और वो प्रोग्राम को वापस देनी है तो वो किससे देते हैं, हम स्कैनर से। बिकॉज रीजन, मैंने प्रोग्राम लिखा टर्बो सी के अंदर, ओके, मैंने लिखा पे एंटर द वैल्यू ऑफ रेडियस। अब मैंने लिखा 5.8 या सपोज मैं लिख दिया 5, तो मैं लिखूंगा 5। तो मैंने जो 5 लिखा तो टर्बो सी को कैसे पता चलेगा, तो वो टर्बो सी के पास वैल्यू जाए उसके लिए क्या किया हुआ है, स्कैनर यूज किया हुआ है, ओके। तो वहां पे स्कैनर यूज किया हुआ है। फिर जो उसका फार्मूला ये सब आपको पता ही है, पाई वाला, तो वो वहां पे यूज करके वहां पे जो आंसर है वो ला दिया है, ओके। मैं इससे बेटर वाला जो प्रोग्राम है, मतलब कि ये वाला आपको एग्जांपल के लिए घर पे करना है, ओके। मैं इसलिए थोड़ा बड़ा है और जो आपको सीखने लायक है वो प्रोग्राम मैं अभी ये लेक्चर में करूंगा, ओके। अगर ये वाला भी मैं करने जाऊंगा तो टाइम बहुत चला जाएगा, इसके लिए ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, ओके। अब पीछे चले जाओ पेज नंबर 194, पेज नंबर 195 में, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये जो प्रोग्राम्स है ये कैसे वर्क करते हैं, जो मैंने अभी आपको ऑन रूटीन बता दिया कि हम यहाँ से ये यूज कर सकते हैं, ओके। सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है जो आप सबको पता होना चाहिए कि पहले डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन आता है, मतलब कि क्वेश्चन आना चाहिए। जैसे अगर हम लॉजिकली करें तो वहां पे फिर आता है सिंबॉलिक, कंस्ट्रक्ट, डिफाइन, फाइल, इंक्लूड सेक्शन, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सिंबॉलिक, वहां पे डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद फाइल का इंक्लूड करना सेक्शन, मतलब आप सबको यहाँ पे दिख रहा है इंक्लूड करके जो मैंने लिखा हुआ है वो फाइल इंक्लूडिंग सेक्शन आ गया। फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे वॉइड मेन जो मैंने लिखा है उसको ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं। फिर वहां पे मेन और डिक्लेरेशन आप सबको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने डिक्लेरेशन बीच में करली ब्रैकेट के बीच में किया हुआ है। उसके बाद वहां पे लिखा है फंक्शन 1, 2 और n, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि ये वर्ड मेन या इंटीजर मेन ये किसका फंक्शन है, प्रोग्राम का, सी प्रोग्राम का खुद का फंक्शन है जिसको कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन, ओके। ये हो जाने के बाद हमें हमारे फंक्शन भी बनाने हैं। जैसे कि वर्ड मेन है तो मुझे सचिन नाम का, वेदांत नाम का कोई फंक्शन बना तो मैं बना सकता हूँ, पर वो कहाँ बनेगा, उसके नीचे, ओके, उसके नीचे ही वो फंक्शन बनेंगे, ओके। तो वहां पे दिख रहा है आपको फंक्शन 1, 2 n, मतलब जितने फंक्शन हमें बनाने हैं हम बना सकते हैं, क्लियर। तो अब ये चीजें ये इस तरीके से काम करती है। उसके बाद आप पेज नंबर 196 पे चले जाओ, वहां पे एक प्रोग्राम किया हुआ है, उसको कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया कि आप रेडियस की वैल्यू लिखोगे प्रोग्राम लेगा वैसे, ओके। तो वो जो प्रोग्राम है मैं वो करने जा रहा हूँ अभी। तो पेज नंबर 196 पे चले जाओ, वो प्रोग्राम मैं यहाँ पे करूंगा। वहां पे सब्ट्रैक्शन किया हुआ है 2 वैल्यू का, तो वो हम देखेंगे, ओके। उसमें थोड़े बहुत न्यू चेंजेस है जो ऐसे प्रोग्राम है, तो मैं आपको वो करवाने जा रहा हूँ, देखो, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको मैं फाइल में जाके न्यू में चला जाऊंगा। अभी देखो फिर से मेरा माउस नहीं वर्क कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बंद करके चालू कर सकता हूँ या शॉर्टकट के द्वारा भी इसको कर सकता हूँ। F10 दबाऊंगा तो ये मेन्यू जो है वो मेरे से चल रहा है। मैं फाइल में जाऊंगा, यहाँ से न्यू पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आकर इसको सबसे पहले मैं F2 से सेव करूंगा। कहाँ जाना है मुझे, यहाँ पे, तो यहाँ पे नो नेम को निकाल के मुझे क्या सेव करना है, 2.c होना चाहिए। तो यहाँ पे 2.c, ओके, ये सी निकल गया यहाँ से, ओके। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेरा टर्बो सी बिन के अंदर ही मेरा 1 भी सेव था, इसके अंदर मेरा 2.c सेव है। मैं ओके करूंगा। अब यहाँ से मैं पहले प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे कि आप सबको पता है हम क्या करेंगे, पहले इंक्लूड conio.h और फिर से लिखूंगा इंक्लूड, सॉरी पहले आना चाहिए stdio.h, नेक्स्ट वाला आना चाहिए conio.h।
अब उसके बाद लिखूंगा void में, उसके बाद मैं लिखूंगा CLR SCR, उसके बाद लिखूंगा get ch। ओके, तो ये चीज आपको क्या याद रखनी है, मैंने पहले लिख दिया कि या पहले लेकिन आपको याद रह जाए। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया इंटीजर फर्स्ट सेकंड एंड डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखा इंटीजर फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे लिखा है डिफरेंस। ओके, अब ये नाम ऐसे है इंटीजर फर्स्ट सेकंड डिफरेंस, ये आप कुछ भी दे सकते हो, जरूरी नहीं कि फर्स्ट रहना चाहिए सेकंड या डिफरेंस रहना चाहिए, ये ऐसा नाम है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कोई चीज कंपलसरी है, जैसे कि str.h लिखना है, आप कुछ और नहीं लिख सकते, void में इंटीजर में आप वही लिखना है, आपको और कुछ नहीं लिख सकते, clr sqr get ch, ये सारे कीवर्ड है, ये आपको वैसे ही लिखने पड़ेंगे जैसे आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर में है, हमें जैसे सीखने वैसे। कोई चीज ऐसी है कि जो आप खुद से भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और डिफरेंस है, ये आप खुद से अपने नाम के हिसाब से भी लिख सकते हो। आपको अगर फर्स्ट की जगह सिर्फ f लिखना है, सेकंड की जगह सिर्फ s लिखना है, डिफरेंट की जगह सिर्फ d लिखना है तो भी चलेगा, सिर्फ आपको वही नाम रिपीट कर रहे हैं जहाँ पे ये आते हैं। यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो, आप प्रोग्राम करो तो कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर है इसके लिए। ओके, मैंने इसलिए क्लैरिफाई कर दिया क्योंकि जब आप प्रोग्राम करो तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इंटीजर इसलिए यूज किया हमने क्योंकि हम नंबर वाले प्रोग्राम करने वाले हैं इसके लिए। ओके, जब भी नंबर वाले प्रोग्राम आते हैं, सिंपल नंबर वाले विदाउट पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट के बिना वाले, हम इंटीजर यूज करते हैं। पॉइंट वाला जब प्रोग्राम आता है तो हम कौन सा यूज करते हैं, फ्लोट यूज करते हैं। ओके, तो हम इंटीजर वाला प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे पहले लिख दूंगा मैसेज, मैं लिखूंगा printf। ओके, मैं मैसेज यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट। ओके, यहाँ पे ये हो गया, फिर मैं उसको स्कैन करूंगा, स्कैनफ करके मैं स्कैन करके क्या करूंगा यहाँ पे %d। ओके, इंटीजर दिया इसलिए हमें क्या लेना है %d एंड कॉन्केट फर्स्ट, जो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिखी है वो। ओके, अब ये लाइन का मतलब क्या, मैंने पहले मैसेज लिख दिया, उसके बाद मैंने स्कैन करा %d किसका सिंबल है, इंटीजर का। किसका, इंटीजर का। ये कैसे काम करता है कि मैंने इंटीजर तो ला दिया, अब प्रोग्राम जब मैं रन करूंगा तो एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैसेज आ गया। अब मैं जैसे वैल्यू डालूंगा तो मशीन को कैसे पता कि ये वैल्यू यहाँ पे डालनी है, तो मशीन को आइडेंटिफाइड करवाने के लिए पहले लिखा %d, तो मशीन को पता चलेगा कि ये इंटीजर को वैल्यू जानी चाहिए, तो वो इंटीजर में चला जाएगा। फिर इंटीजर में कहाँ जानी चाहिए, इंटीजर में तीन चीजें, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, डिफरेंस भी है, तो फिर हमने वहां पे लिखा एंड कॉन्केट फर्स्ट। एंड कॉन्केट क्या करता है, एड्रेस असाइन करता है, किसका एड्रेस है यहाँ पे फर्स्ट का, तो हम जो वैल्यू डालेंगे वो पहले इंटीजर से इंटीजर में फर्स्ट के अंदर वो चली जाएगी, समझे। तो यहाँ पे ये %d और एंड कॉन्केट लिखना जरूरी है। अगर यहाँ पे एंड कॉन्केट आप सेकंड लिखोगे तो जो वैल्यू आप लिखोगे वो कहाँ चली जाएगी, सेकंड में चली जाएगी। ओके, तो यही चीज हम रिपीट करेंगे सेकंड के लिए। मैं यहाँ पे मैसेज लिख रहा हूँ printf enter the value of second। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको स्कैन करवाऊंगा, स्कैनर सेकंड %d, फिर वापस से यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिफरेंट बनाया है मैंने तो उसका नाम लिख रहा हूँ कि डिफरेंस के अंदर ये चीजें जानी चाहिए। ओके, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कि माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट का मतलब सबको पता है फर्स्ट और सेकंड। ओके, फिर हम प्रिंटफ करेंगे कि सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, द वैल्यू ऑफ %d minus %d equal to is %d। फिर वहां पे स्लैश लिखे हुए हैं। ओके, स्लैश से क्या होता है वहां पे कि जो न्यू लाइन आ जाएगी, क्या हो जाएगा, न्यू लाइन आ जाएगी, सेकंड से वहां पे न्यू लाइन आ जाएगी।
कि भाई जो भी हम लाइन लिखेंगे वो न्यू लाइन पे, वो मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। सिर्फ हमको स्पेलिंग टैली करनी है कि कहीं पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। DIFFERENCE डिफरेंस, ओके, ये यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद में मेरा फंक्शन बना रहा हूँ जैसे मैंने आपको बताया अभी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे void subtract जो हमने वहां पे ऊपर लिखा है, इंटीजर फर्स्ट और इंटीजर सेकंड, उसको हम यहाँ पे नीचे बुलाएंगे, मतलब कि उसके अंदर हम वैल्यू जो हमें प्रोग्राम करना है वो करेंगे। इंटीजर रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट माइनस सेकंड और रिटर्न रिजल्ट, ओके। हम पहले इसको रन करते हैं। यहाँ पे जैसे आप रन करोगे आपको आएगा डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, ओके। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर रहा है, ये यहाँ पे डिक्लेरेशन के लिए मना कर रहा है। फिर वहाँ पे दूसरी एरर है, इसको पहले हम सेव कर लेते हैं ताकि हमने इतनी सारा लिखा है वो चला ना जाए, ओके। अब मैं इसको बंद करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये हो गया क्लोज, इसको हम करेंगे स्टार्ट, ओके। अब स्टार्ट करके पहले हम जो 2.c हमने सेव किया था ये ना, इसको ओपन कर देंगे। ये ओपन हो गया। मैं पहले छोटी स्क्रीन में इसके अंदर चेंजेस है वो करना चाहता हूँ, तो मैं वो काउंट चेंजेस कर दूंगा पहले ही कि भाई कहाँ कहाँ एरर है। ऐसी एरर आएगी, ये एरर मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसलिए की है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हो, ओके। अब मैं यहाँ से माउस नहीं चल रहा है, फिर से मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा सिंबल लग गया था, ओके। अब यहाँ पे क्या है, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड इंटीजर, यहाँ पे हम इंटीजर नहीं चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे void की जगह हम इंटीजर लेके देख सकते हैं, ओके। यहाँ पे भी void की जगह मैं इंटीजर लेके चला सकता हूँ, ओके। यहाँ पे ये आ गया। अब डिक्लेरेशन शुड नॉट बी अलाउड, क्योंकि हमें एक लाइन लिखनी है जो हमने लिखी नहीं है। क्या लिखनी है यहाँ पे, इंटीजर जब यूज करेंगे तो इंटीजर सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम 2 बार यूज करने वाले हैं, वो प्रोग्राम को बताना पड़ेगा, ओके। इंटीजर मैं 2 बार यूज करने वाला हूँ तो मुझे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा। तो ये हो गया। अभी क्या है, डिक्लेरेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, गेट ch लिखा है, इसके लिए मैं गेट ch को निकाल के रिटर्न 0, ओके। 0 यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे इसको रन करूंगा। यहाँ पे क्या एरर आ रही है, इंटीजर मीन की एरर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने फिर से एक चीज भूल गए हैं, हमने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं की है। अब मैं इसको रन करूंगा, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, इसको पहले मैं सेव कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे अभी क्या एरर आ रही है वो देख लेते हैं, इंटीजर फर्स्ट सेकंड और डिफरेंट, यहाँ पे CL और SCL को निकाल देते हैं। अब यहाँ पे एरर हो गया, एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट, ये मैं लिखता हूँ 10, फिर यहाँ पे सेकंड की वैल्यू 10, तो यहाँ पे हो गया, पर जो रिजल्ट है वो नहीं आया, मतलब कि जो रिजल्ट आना चाहिए वो आया नहीं। अब वो क्यों नहीं आया वो हमें यहाँ पे ढूंढना है, ओके। यहाँ पे मैंने रिटर्न 0 लिखा है, इसके लिए आई थिंक वो हो गया होगा। फिर से देखते हैं, 10 सेकंड का 10, फिर भी रिटर्न में आंसर आया नहीं, मतलब कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ओके। हमने कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, या तो हम जो यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो हम एक बार सारी चीजें जो पॉसिबल रहे हैं वो करके देख लेते हैं,
क्योंकि हमारे पास सॉफ्टवेयर अलग है, दूसरी चीज हमारे पास जो हम काम कर रहे हैं वो अलग है इसके लिए। तो ये पहली बार में रन हो रहा है, पर ये जो मैसेज है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, सिर्फ मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है, बाकी सब चीजें हो रही है। तो मैसेज यहाँ पे कहीं भी प्रिंट हो रहा नहीं है। तो हम मैसेज के अंदर ये चेंज कर सकते हैं कि ये सारी चीजें निकाल के सिर्फ मैं मैसेज लिखूं, यहाँ पे मैं मैसेज बदल सकता हूँ, यहाँ पे द आंसर इज %d और यहाँ से इस शब्द सिर्फ आएगा डिफरेंस, मतलब जो मैंने लिखा है वही। ओके, जो स्पेलिंग एक बार मैं टैली कर लेता हूँ, डिफरेंस की DIFFERENCE। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ 11 यहाँ पे मुझे रिटर्न में यहाँ पे मुझे रिटर्न में प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा जो आंसर है वो रिटर्न नहीं हो रहा है। ओके, तो उसके पीछे सॉफ्टवेयर इशू ही हो सकता है क्लियर, क्योंकि मेरा जो प्रोग्राम है वो सही से रन हो गया है, जो आप लोग देख सकते हो। ओके, सिर्फ जो एडिशन है वो नहीं हो रहा है। अब वो क्यों नहीं हो रहा है, मतलब जो सब्ट्रैक्शन है वो नहीं हो रहा है यहाँ पे। हर बार जो भी मैं यहाँ पे मैं कर रहा हूँ प्रोग्राम, उसकी वैल्यू है, सपोज यहाँ पर लिखता हूँ 7 और यहाँ लिखता हूँ मैं 4, तो आंसर आना चाहिए 3। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है। ओके, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे 22 माइनस 11, तो आंसर आना चाहिए 11। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है, बट आफ्टर वन एग्जीक्यूशन आ रहा है, तो भी चलेगा। हम लोग इसको पहले फुल स्क्रीन कर देते हैं। ओके, इसको मैं एक बार सेव कर लेता हूँ। अब आप सबके माइंड में जो कंफ्यूजन होगी बहुत सारी, उसको पहले सॉल्व कर देते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे रन हुआ। क्लियर? ओके, तो पहले मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ यहाँ से, ये एरो से। इसको सेव करने के बाद इनको अल्टरनेटर से बड़ा फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, टूल बॉक्स को ओपन करेंगे, इस इनको यहाँ से बड़ी। ओके, अब पहले लाइन से हम देखते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो पहला प्रोग्राम किया वो मैंने कैसे किया कि भाई एक दूसरे तरीके से। अब ये प्रोग्राम बुक में जैसा दिया वैसे ही किए। अब जो मैंने कहा था सॉफ्टवेयर में अलग अलग सॉफ्टवेयर इसलिए प्रॉब्लम पड़ेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, इंटीजर सब्ट्रैक्ट करके ले लिया। अब ये इंटीजर सब्ट्रैक्ट क्या है, जैसे मैंने आप सबको कहा, बुक में भी देख सकते हो कि फंक्शन है एक टाइप का। ओके, आप लोग देखोगे तो आपको उसका जो स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का, उसके अंदर आपको वहां पे दिया कि फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन n तक आप बना सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट क्या है, फंक्शन है। सिर्फ मुझे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि मैं मेरे जो फंक्शन है उसमें मैं क्या यूज करने वाला हूँ, मुझे सी को ये बताना पड़ेगा। तो मैंने सी को क्या बताया कि मैं फंक्शन बनाऊंगा, इसका नाम है सब्ट्रैक्ट, उसमें इंटीजर और इंटीजर यूज करूंगा। ओके, फिर मैंने इंटीजर मेन ले लिया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट, सेकंड और डिफरेंस 3 नाम ले लिए, मतलब कि जिसके अंदर मैं सेव करूंगा। फर्स्ट के अंदर फर्स्ट की वैल्यू होगी, सेकंड के अंदर सेकंड और डिफरेंस के अंदर डिफरेंस जो होगा, मतलब जो माइनस होगा उसकी वैल्यू। फर्स्ट के अंदर हमने फर्स्ट की वैल्यू, सेकंड के अंदर हमने सेकंड वैल्यू दे डाली। फिर डिफरेंस को हमने कैसे सेव करवाया कि सब्ट्रैक्ट नाम, मतलब जो मैं फंक्शन बनाऊंगा मेरा, उसके अंदर मैं फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यू माइनस होगी वो आनी चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट के अंदर उसकी वैल्यू आएगी। फिर अब मैंने मैसेज लिख दिया कि आंसर इज डी, डिफरेंस इज दिस। ओके, मैंने ऐसे लिख दिया कि आंसर ये है, ये डिफरेंस के अंदर सेव है। अब मैं मेरे फंक्शन के अंदर उन दोनों का माइनस करूंगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने ऊपर लिखा इंटीजर, मैंने इंटीजर लिया, सेकंड इंटीजर इंटीजर,
फर्स्ट और सेकंड को स्टोर करवाया, यहाँ से कि फर्स्ट के अंदर फर्स्ट की वैल्यू है, सेकंड के अंदर सेकंड की वैल्यू है। फिर मैंने एक रिजल्ट करके और एक मैंने लिया जिसके अंदर मैं यहाँ पे रिजल्ट को स्टोर करा, रिजल्ट को मैंने क्या किया रिटर्न, तो ये रिजल्ट रिटर्न होगा यहाँ पे, यहाँ से ये रिटर्न होगा ऊपर। ओके, तो ये यहाँ पे इस तरीके से रिटर्न हुआ। ओके, समझ आया आप सबको? तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हुआ, समझ गए? तो अब मेनली क्या है ये प्रोग्राम के अंदर कि हमें काम जो करना है वो हमें समझना जरूरी है। तो हमने पहले क्या ले लिया, फर्स्ट सेकंड इसकी वैल्यू ला दी, डिफरेंस के अंदर उसका जो आंसर आएगा वो स्टोर करवा लिया, सबट्रैक्ट करके हमने हमारा फंक्शन बना लिया, उसके अंदर हमने क्या करवाया कि दोनों का माइनस करवाया। इन शॉर्ट जो मेरा फंक्शन है उसके अंदर मैंने सिंपली क्या करवाया कि माइनस, मतलब दोनों का जो माइनस है वो वहां पे करवा दिया। ओके, तो आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? अब ये वाले के लिए मैं रुक नहीं रहा हूँ क्योंकि आई थिंक सो ये वाला जो हमने पहले से बुक के अंदर किया है तो आप देख के कर सकते हो पेज नंबर 196 में। इसका आउटपुट भी हमने देख लिया कि आउटपुट एक बार रन करोगे नहीं आता, दूसरी बार जब रन करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका आउटपुट आ जाएगा। ओके, फिर आप चले जाओ पीछे, थोड़ी बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं ये चैप्टर में वो सीखने वाली। पीछे चले जाओ पेज नंबर 199 पे, तो आपको वहां पे राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं जो हमें यूज करने हैं हमेशा, जो आप सबको पता है। ओके, जो बहुत सारे सिंबल है, ये सिंबल की सिर्फ नाम है, ये आपको याद रखना है क्योंकि हम जब प्रोग्राम करेंगे तो ये सिंबल हमारे पास यूज होने वाले हैं। ओके, क्लियर? तो ये आप सबको पता होना चाहिए, जो कि कर्ली ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कॉमा यूज हो रहा है, सेमीकोलन यूज हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर पीछे चले जाओ पेज नंबर 200, मतलब कि 200 पेज में, वहां पे लिखा हुआ है कीवर्ड। अब कीवर्ड क्या है कि जो चीजें बनाई हुई है, जैसे मैंने आप सबको कहा कि हम चेंजेस नहीं कर सकते, मैं यहाँ इंक्लूड स्टूडियो में चेंजेस नहीं कर सकता, मैं यहाँ इंटीजर मेन में चेंजेस नहीं कर सकता। ओके, मैं रिटर्न में चेंजेस नहीं कर सकता, मैं नाम में चेंजेस कर सकता हूँ या इंटीजर में चेंजेस नहीं कर सकता। तो जो चीजें कीवर्ड है जो बनाई हुई है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते, वो सारे के सारे कीवर्ड वहां पे दिए हैं। ये सारे कीवर्ड हम जब पढ़ते जाएंगे तब हमें सीखने हैं। जैसे कि अभी आप सब देख सकते हो तो वहां पे आपने इंटीजर अभी पढ़ा जो हमने अभी प्रोग्राम के अंदर यूज किया हुआ है। ओके, तो ये आपको पढ़ने हैं, यही चीजें आपको कीवर्ड आपको लर्न करने हैं और कौन से कीवर्ड से क्या काम होता है वो भी आपको देखना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, आपने इंटीजर देखा, आप लास्ट वाली कॉलम में थर्ड लास्ट देखो वहां पे वॉइड है, हमने वॉइड भी वहां पे देखा। ओके, तो ये हम धीरे धीरे सारे कवर अप करेंगे। ओके, बाजू में पेज में देखो आप लोग को कि एग्जांपल ऑफ सी वेरिएबल, जो वेरिएबल हम लोग लेंगे उसका एग्जांपल हमको दिया है कि हम कैसे दे सकते हैं। तो आप लोग देखो जो वैलिड है और इनवैलिड है, मतलब जो डिक्लेरेशन पार्ट है हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि वो एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो हम INT उसको हम कैपिटल में नहीं डिस्क्राइब कर सकते। ओके, और हम उसके बीच में कोई स्पेशल सिंबल यूज नहीं कर सकते, मतलब कि यहाँ पे आई लिखूं फिर अंडरस्कोर करूं या एंड कॉन्केट करूं, वो चलेगा नहीं। वो जैसा नाम है हमको वही यूज करना है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके वैलिड पॉइंट और इनवैलिड पॉइंट वहां पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वो आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद अब देखो कि हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं इंटीजर को, मतलब इंटीजर के अंदर हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो वहां पे देखो सबसे पहले दिया है 40,000 पेज नंबर 202 में, फिर -120 हम दे सकते हैं, पॉइंट की वैल्यू दे सकते हैं, एक्स दे सकते हैं। अब कौन से इनवैलिड है, अब इंटीजर के अंदर जैसे मैंने कहा कि डेसिमल प्लेस नहीं चलेगी, मतलब कि पॉइंट वाली वैल्यू चलेगी नहीं, उसके लिए हमें क्या देना है फ्लोट। तो इसके लिए वहां पे जितनी भी पॉइंट वाली वैल्यू आएगी वहां पे वो क्या कर देगा इनकरेक्ट, वो इनवैलिड हो जाएगा। ओके, ये सिर्फ आपको ऐसे थियरी याद रखना है, प्रैक्टिकल में ये चीज तो एरर जनरेट हो जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। ओके, उसका रियल कांस्टेंट है जो हम आगे यूज करेंगे उसमें कोई चीज है वैलिड और इनवैलिड, वो आपको याद रखने की पॉइंट वाली वैल्यू नहीं चलेगी, सिंबल नहीं चलेंगे। ओके, जो चीज नहीं चलेगी वो आपको एट ए टाइम प्रोग्राम में तो समझ आ जाएगी, पर ऐसे थियरी भी आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंट और एक चीज है पेज नंबर 204 पे चले जाओ, वहां पे बैकस्लैश ऑप्शन वहां पे दिया हुआ है कि कैरेक्टर है। जैसे कि मैंने यहाँ पे /n यूज किया न्यू लाइन के लिए, वैसे हम लोग अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हैं, वो हम धीरे धीरे यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, पर आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, आप लोग देख सकते हो उसके अंदर 5th नंबर का ऑप्शन है, 6 नंबर का फॉर इंसर्टिंग अ न्यू लाइन /t हम यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल स्पेस के लिए। तो हम सारी चीजें यूज करेंगे, पर ये चीज आपको एज ए थियरी अभी से याद रखनी पड़ेगी। ओके, समझ गए? उसके बाद आपको जो सी प्रोग्राम है वो कैसे रन होता है, तो जैसे आप सबको पता है कि सी प्रोग्राम को हम पहले क्या करते हैं, आप देख सकते हो पेज नंबर 200 उसमें बहुत अच्छा सा उसका एक एग्जीक्यूटिव वहां पे बनाया हुआ है कि सबसे पहले क्या होगा, वो एडिटर के अंदर हम जैसे बना रहे हैं तो ये इसके अंदर एडिट होगा, फिर वो ट्रांसलेट होगा। क्यों?
बिकॉज ये तो हमने हमारी लैंग्वेज में लिखा है, हमने जो कोड हमें दिए हुए हैं, हमारे पास कीवर्ड है, वो सब हमने किए हैं। ये लैंग्वेज कन्वर्ट होगी मशीन लैंग्वेज में। जब आपने 10th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि 0101 करके आपको बाइनरी कोड आते हैं। अगर आपको याद होगा, आपका 6th 7th स्टैंडर्ड में भी आता था कि मशीन जो है वो सिर्फ 0 और 1 समझती है, मतलब कि कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा आती है, होती है 0 1। तो उसमें ये कन्वर्ट होती है ये लैंग्वेज, ओके, ये ट्रांसलेट होती है। उसके बाद वहाँ से वो सारी चीज़ें लिंक होती है, उसके बाद वहाँ से लोड होके हमें फाइनली आउटपुट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे 4 स्टेपों में बढ़ती है। पहले वो एडिट होती है, फिर वो ट्रांसलेट होती है। ट्रांसलेट होने के बाद हमने जो क्वेश्चन डाला है कि हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन डाला है, तो हम जो वैल्यू लिखेंगे उसका आउटपुट हमारे पास आएगा। वो 0101 से वापस से हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा, हमारी लैंग्वेज से प्रोग्राम में आएगा, प्रोग्राम से हमें आउटपुट में मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से स्टेप आउट होके हमें यहाँ पे आउटपुट में मिलती है, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये चीज़ आपको देखनी है कि एग्जीक्यूटिंग कैसे हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे स्किट जो सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारा टर्बो सी है, उसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो वो आपको देख लेना है एज अ थियरी। क्यों? क्योंकि हम स्किट यूज नहीं कर रहे हैं, ताकि आप सबके पास नहीं है। अगर आप स्कूल में होते तो 110% हम लोग उबंटू के अंदर स्किट में ही करते होते, क्योंकि हमारे पास लैब में अवेलेबल है। बट हम बिकॉज ऑफ स्कूल में नहीं है, इसलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर लिया है ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ओके। लास्ट वन है इंपॉर्टेंट एक चीज है, पेज नंबर 212, ओके, उसमें चले जाओ, वहाँ लिखा है हिस्ट्री ऑफ सी। ये थोड़ी बहुत चीजें आपको पढ़ लेनी चाहिए थी एमसीक्यूज में, अगर ये चीज है तो आप लर्न कर लेना, ओके। ये क्या है इसमें कि सी लैंग्वेज कब बनी थी? 1972 में बेल लेबोरेटरी में बनी थी, ओके, राइट। तो ये चीज आपको याद रखनी है। बनाई किसने थी? डेनिस रिची नाम के एक पर्सन ने बनाई थी, जो वहाँ पे प्रोग्रामर थे सबसे पहले। और सी लैंग्वेज इतनी पावरफुल है कि आज भी यूज हो रही है। इन्होंने 1972 में बनाई थी। आज भी इसके जो वर्जन है वो बदल गए, पर इसकी जो लिखने की स्टाइल है, मतलब कि इंटीजर यूज करना है, हेडर यूज करना है, रिटर्न यूज करना है, ये सब चीजें वैसी की वैसी है जब उन्होंने बनाई थी, वही आज तक लोग फॉलो कर रहे हैं, ओके। तो ये इनकी हिस्ट्री है, ये आप सबको पढ़ लेनी है, ओके। मेन चीज आपको यही याद रखनी है कि भाई कहाँ बनी थी, किसने बनाई थी और कौन से साल में बनाई थी। क्लियर? ये चीज आप लोग पढ़ लेना, ओके। और इसके एमसीक्यूज जो है, आई थिंक सो 10 जितने एमसीक्यूज है वो आप लोग लर्न कर लेना। बहुत ही इजी एमसीक्यूज है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसी के साथ मैं ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। एक असाइनमेंट होमवर्क आपको दे दिया है प्रोग्राम करने का, वो आप लोग कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, ओके।